बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहसिन की और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक टार्शन और कर्वेचर के बारे में। टार्शन और कर्वेचर से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, वो कहता है कि इफ़ द टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल एट अ पॉइंट पी ऑफ अ कर्व सी। हमारे पास टेंजेंट और बाइनॉर्मल, जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेंजेंट क्या होता है, बाइनॉर्मल क्या होता है। वो कहता है कि टेंजेंट है और बाइनॉर्मल है किसके ऊपर, एक कर्व के ऊपर। तो जो जो थ्योरम के अंदर वो बातें हमें बताता जाएगा वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे, फिर इस थ्योरम को साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। सबसे पहले उसने क्या कहा, टेंजेंट और बाइनॉर्मल है एट पॉइंट पी ऑफ अ कर्व सी, यानी हमें एक कर्व सी लेना पड़ेगा, उसके ऊपर एक पॉइंट पी लेना पड़ेगा, उसके बाद उस पर टेंजेंट और बाइनॉर्मल बनाना है। यही चीज़ मैं भी साथ साथ लिख रहा हूँ। लेट सी बी अ कर्व एंड पी बी अ पॉइंट। मैं यहाँ पे एक कर्व बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक कर्व है जिसका नाम मैंने सी रखा है। अब इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम मैं पी रख रहा हूँ। पी बी अ पॉइंट ऑन अ कर्व सी। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, टेंजेंट और बाइनॉर्मल। तो मैं लेट क्या लेता हूँ, लेट टी बी अ टेंजेंट। बी टेंजेंट का नाम मैं क्या रख लेता हूँ, टी। आपको पता है टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता हुआ गुजर जाए। तो ये मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक टेंजेंट है। आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं बढ़ाया। इधर भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेट टी बी आ टेंजेंट विद यूनिट टेंजेंट। याद रखें, कोई भी वेक्टर हो उसका यूनिट वेक्टर ज़रूर होता है। तो टी मेरे पास चूंकि एक वेक्टर है, यूनिट इसका यूनिट वेक्टर ज़रूर होगा, जिसको मैं यूनिट टेंजेंट का नाम दे रहा हूँ, विद यूनिट टेंजेंट टी के। एंड दूसरा मुझे बाइनॉर्मल बनाना है, एंड बी आ बाइनॉर्मल का नाम मैं बी रख रहा हूँ। बी आ बाइनॉर्मल, ये मेरे पास क्या है, एक बाइनॉर्मल है एट पॉइंट पी। टेंजेंट भी मैंने टी पे बनाया, बाइनॉर्मल भी मैंने बी पे बनाया विद यूनिट बाइनॉर्मल। देखें, जिस तरह टेंजेंट एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर होता है, सिमिलरली मैं यहाँ पे बाइनॉर्मल बना रहा हूँ तो इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर ज़रूर होगा। तो टेंजेंट के यूनिट वेक्टर को टी कैप का नाम देते हैं, बाइनॉर्मल की यूनिट वेक्टर को बी कैप से डिनोट करते हैं। विद यूनिट बाइनॉर्मल, क्या है इसका यूनिट बाइनॉर्मल, बी कैप। ये दो बातें हो गई। उसने कहा था टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल, टेंजेंट भी बन गया, बाइनॉर्मल भी बन गया। एट अ पॉइंट पी भी बन गया। ऑफ अ कर्व सी भी कर्व भी हमने बना लिया। मेक एंगल थीटा एंड फाई। अब ये जो वो कहते हैं टेंजेंट और बाइनॉर्मल है, ये दो एंगल बना रहे हैं, नंबर 1 थीटा, नंबर 2 फाई। किसके साथ बना रहे हैं, आगे बता रहा है, विद अ गिवन फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन के साथ। इसका मतलब टेंजेंट और बाइनॉर्मल के साथ हमें एक फिक्स डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ एल, और ये एम और ये पी। तो मैं लेट कर लेता हूँ एल पी एम, ये मेरे पास एक फिक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ये बात हम मेंशन कर लेंगे, लेट एल पी एम बी आ फिक्स डायरेक्शन। फिक्स, ये मेरे पास फिक्स्ड डायरेक्शन है। अब देखिए, ये भी तो एक वेक्टर ही होगा, चूंकि फिक्स आप डायरेक्शन बोल रहे हैं तो इसका कोई ना कोई यूनिट वेक्टर ज़रूर होगा। विद यूनिट वेक्टर, क्या नाम दें, जो आपको अच्छा लगे। मैं इसका नाम दे रहा हूँ ए कैप, यानी इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर का नाम मैं ए कैप रख देता हूँ।
मुझे प्रूफ क्या करना है, वो कहता है टेंजेंट और बाई नॉर्मल इस फिक्स्ड डायरेक्शन के साथ एंगल बनाते हैं, तो आप ये वाला रिजल्ट प्रूफ करें। देखिए पहले तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि ये फिक्स्ड डायरेक्शन होती क्या है। एक्सप्लेन कर लेते हैं, प्लेन के अंदर लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है 2i प्लस ऑफ 3j। अगर इसमें से मैं 2 और 3 को लिखूं तो ये 2 और 3 मुझे देगा एक पॉइंट। हर पॉइंट एक वेक्टर बना सकता है। इस पॉइंट को अगर मैं लोकेट करूं प्लेन के अंदर तो ये मेरा जो पॉइंट होगा ये लोकेट होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर मैं इसको ओरिजिन से मिला देता हूं ये वेक्टर बन जाएगा और इसको मैं लिखूंगा 2i प्लस ऑफ 3j। पॉइंट है, ओरिजिन से मिला दें वेक्टर बन जाएगा। यानी हर पॉइंट आपको ओरिजिन से मिलाकर आप उसको वेक्टर बना सकते हैं। हर पॉइंट आपको वेक्टर देता है। अब बात को समझिएगा, ये मेरा जो वेक्टर है जिसको मैं कांस्टेंट वेक्टर कह सकता हूं, ये एक फिक्स डायरेक्टेड वेक्टर है। भी इसकी डायरेक्शन फिक्स है। क्या डायरेक्शन है, ये आपको वाज़े नज़र आ रही है कि ये वाली इसकी डायरेक्शन है। अब देखिए मैं इसके एक और वेक्टर ले रहा हूं, इसके अलावा मैं लिखता हूं xi प्लस yj। क्या ये भी मेरा फिक्स डायरेक्शन होगा? आंसर है नहीं। क्यों? देखें ये जो x और y है ये मेरे पास बनाएंगे मिलकर पॉइंट p इंटू xy। अब ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये पॉइंट मेरा सेकंड में भी हो सकता है अगर x नेगेटिव हो। देखिए मुझे तो नहीं पता, xy लिखा हुआ है, मुमकिन है x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, मुमकिन है दोनों नेगेटिव हों, फिर ये पॉइंट थर्ड में चला जाएगा। मुमकिन है मेरे पास x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, ये 4 में चला जाएगा। अब अगर ये फर्स्ट में है इसकी डायरेक्शन यूं बनेगी, अगर ये पॉइंट सेकंड में है इसकी डायरेक्शन यूं बनेगी, अगर ये थर्ड में है इसकी डायरेक्शन यूं बनेगी, अगर ये 4 में है इसकी डायरेक्शन यूं बनेगी। पॉसिबल है ये x एक्सिस पर हो, इसकी डायरेक्शन यूं बन जाएगी। पॉसिबल है ये y एक्सिस पर हो, इसकी डायरेक्शन यूं बन जाएगी। यानी अगर मैंने यहाँ पे x और y लिखा है वेरिएबल, फिर मेरा वेक्टर फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। उसको मैं कहीं भी लोकेट करूँगा, जब तक मैं उसकी वैल्यू नहीं दूंगा मैं उसकी डायरेक्शन भी नहीं बता सकता। वो किसी सीमत में भी उसकी अब डायरेक्शन बन सकती है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसकी एक ही डायरेक्शन होगी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट होगा और इसी तरह की इसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। फिक्स डायरेक्शन वेक्टर्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। क्यों बता रहा हूँ, आगे जाकर हमें डेरिवेटिव लेना होगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहाँ पे गौर से देखें, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो इसका भी i और j दोनों कंपोनेंट का मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 2 का डेरिवेटिव लूंगा 0, 3 का डेरिवेटिव लूंगा 0। तो वेक्टर का डेरिवेटिव जब लूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा? 0। यानी a वेक्टर का अगर मुझे डेरिवेटिव लेना पड़े तो आंसर क्या आएगा? 0 इन केस ऑफ फिक्स डायरेक्शन वेक्टर्स। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो फिर ये x और y का मेरे पास आंसर 0 नहीं आएगा। बस यहाँ पे हमें बात समझ आ गई कि अगर हमारा फिक्स डायरेक्शन वेक्टर है वो हमेशा कांस्टेंट होगा और उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। ये बात याद रखें, फिर हम इसको अभी यूज़ करेंगे इस रिज़ल्ट को। तो बात हमें समझ आ गई कि हमारे पास फिक्स डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा, ये जो टेंजेंट है ये इस फिक्स डायरेक्टेड वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है थीटा का। मैं यहाँ पे इरेज करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं फिक्स डायरेक्टेड वेक्टर्स और ये t, इनके दरमियान में एंगल बन रहा है थीटा। इस एंगल का कंप्लीट नेम क्या लिखा जाएगा? TPM। यानी यूं आपके पास एंगल बन रहा है, इसका नाम t है, यहाँ पे p लिखा हुआ है, यहाँ पे m लिखा हुआ है और इधर एंगल बन रहा है थीटा का। एंटी क्लॉक हम ले रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं ले रहे। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ, लेट, या गिवन है या मैं गिवन भी आप कह सकते हैं, लेट TPM एंगल इज इक्वल टू थीटा। एंड
दूसरा वो कहता है ये जो बाई नॉर्मल है ये एंगल बनाता है फाई का। जिस तरह टेंजेंट बना रहा है इसी तरह ये जो हमने बाई नॉर्मल बनाया था ये भी एंगल बना रहा है, और ये कितने का एंगल बना रहा है, फाई का। यानी सेकंड मेरे पास ये बाई नॉर्मल हो गया, और साथ साथ ये मेरे पास फिक्स डायरेक्शन थी जिसका नाम मैंने ए रखा था। यहाँ पे पॉइंट पी है तो ये ए वेक्टर है। अब इनके दरमियान में जो एंगल है वो कितने का है, फाई। इसका मतलब इसका कंप्लीट नाम क्या था, बी, इसका कंप्लीट नेम है बी पी, साथ है इसका नाम एम। बी पी एम एंगल किसके इक्वल है, फाई के। ओके, अब मुझे प्रूफ क्या करना है भी, अगर ये टेंजेंट और ये बाई नंबर ये वाला एंगल बना रहे हैं वो कहता है तो आप ये वाला रिजल्ट प्रूफ करें। बिल्कुल आसान सी बात है, यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट यूज करके इनको प्रूफ करूँगा। टी कैप डॉट ऑफ ए कैप किसके इक्वल होगा, अगर दो वेक्टर हैं आपके पास ए और बी, इनके डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड, साथ लिखते हैं कास, आगे लिखते हैं एंगल जो इन दोनों के दरमियान में होगा। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू टी कैप इट्स मैग्नीट्यूड, ए कैप इट्स मैग्नीट्यूड, कास आगे एंगल। अब टेंजेंट और इस फिक्स डायरेक्शन वेक्टर के दरमियान में एंगल है थीटा। टी यूनिट वेक्टर है, ए बी यूनिट वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 होगी तो बाकी बच जाएगा कास थीटा। तो रिजल्ट हमारा पहला ये बना कि हमारे पास टी कैप डॉट ऑफ ए कैप, इसका रिजल्ट आता है कास थीटा। थैंक यू। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, बाई नॉर्मल के साथ भी हम इसका डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, बी कैप ए कैप साथ कास, आगे इनके दरमियान में एंगल, तो बाई नॉर्मल और ए के दरमियान में एंगल कितने का है, फाई का। सो हमारे पास ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, आंसर 1 आएगा, बाकी बच जाएगा कास फाई। सो सेकेंड रिजल्ट हमारे पास ये आया, बी कैप डॉट ऑफ ए कैप इज इक्वल टू कास ऑफ फाई। हम अब क्या करते हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। चूंकि हमें यहाँ पे डी थीटा डी फाई बता रहा है, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करते हैं इनको विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस। हम एस के लिहाज से, आर्क लेंथ के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या आएगा, डी ओवर डी एस ऑफ टी कैप डॉट ऑफ ए कैप, इधर से d ओवर डी एस ऑफ कास थीटा। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, d ओवर डी एस ऑफ बी कैप डॉट ऑफ ए कैप इज इक्वल टू d ओवर डी एस ऑफ कास फाई। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, t कैप डॉट ऑफ डी ए कैप ओवर डी एस प्लस ऑफ डी टी कैप ओवर डी एस, साथ आएगा ए कैप इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा चेन रूल, यानी डी ओवर डी थीटा इंटू कास थीटा, साथ आएगा डी एस ओवर डी थीटा ओवर डी एस, डी थीटा ओवर डी एस। देखिए हमारे पास ये कास थीटा का फंक्शन है, हम एस के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं ले सकते, सो हमने चेन रूल अप्लाई किया, डी ओवर डी थीटा ओवर डी एस। तो क्या आएगा, दिस सिंपलाई टी कैप। आगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए कैप हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस ऑफ, अब इधर से टी कैप का डेरिवेटिव क्या होता है, सीरेंट फ्रंट फार्मूलाज के अंदर हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि डी टी और डी एस हमारे पास कैपा एन कैप के इक्वल होता है। डॉट क्या आ गया, साथ ए कैप आ गया, इक्वल टू, अब कास का डेरिवेटिव होता है मनफी
साइन थीटा, साथ आएगा डी थीटा ओवर डी एस। यूँ हमारे पास रिजल्ट फाइनल ये मिला, कैपा एन कैप डॉट ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मनफी का साइन थीटा डी थीटा ओवर डी एस। ये हमारा यहाँ से रिजल्ट बना। यहाँ से क्या आएगा, इधर भी वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, बी कैप डेरिवेटिव ऑफ ए कैप ओवर डी एस प्लस ऑफ ए कैप प्लस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पी ओवर डी एस डॉट ऑफ ए कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी फाई काज ऑफ फाई डी फाई ओवर डी एस। फाई के लिहाज से चूँकि हमारा काज फंक्शन फाई का फंक्शन है, इस वजह से हमें डी फाई लिखना पड़ा। इधर थीटे के लिहाज से फंक्शन था, सो हमने डी थीटा लिखा। क्या आएगा, बी कैप कांस्टेंट वेक्टर है, रिजल्ट आएगा 0, डेरिवेटिव आएगा 0। बी का डेरिवेटिव होता है मनफी टा एन कैप, यह आ गया डी बी ओवर डी एस डॉट ऑफ ए कैप इज इक्वल टू कास का डेरिवेटिव मनफी साइन फाई, साथ आएगा डी फाई ओवर डी एस इम्प्लाइज। अब ये तो 0 हो जाएगा, बाकी बच गया मनफी टा एन कैप डॉट ऑफ ए कैप मनफी साइन फाई डी फाई ओवर डी एस। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया। अब हमें प्रूफ करना है साइन थीटा ओवर साइन फाई, तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, कैपा एन कैप डॉट ए कैप डिवाइडेड बाय, इधर से क्या है मनफी टा एन कैप डॉट ऑफ ए कैप इक्वल टू, यहाँ से मनफी साइन थीटा डी थीटा ओवर डी एस, और उधर से मनफी साइन फाई डी फाई ओवर डी एस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा मनफी कैपा ओवर टा। देखें ये स्केलर है, एन कैप डॉट ए कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं और स्केलर्स, इनका आंसर स्केलर नंबर ही आएगा, जो भी आएगा स्केलर नंबर ही आएगा। नीचे एन डॉट ए डॉट, इन दोनों का फिर वही बात कि एक स्केलर नंबर ही आएगा और इसका सेम ही आएगा, यानी इनका आंसर फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट है 5 आता है तो नीचे भी 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर और ये दोनों चूंकि स्केलर दे रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर मिलता है, ये जो भी आएगा सेम आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इधर से हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन फाई, बाकी डी थीटा डी एस से डी एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे कैंसिल होगा, डी थीटा ओवर डी एस मल्टीप्लाइड बाय, ये जो रकम है इसको मैं ले सकता हूँ डी एस ओवर डी फाई, तो यहाँ से डी एस कैंसिल हो जाएगा। मनफी कैपा ओवर टा इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा ओवर साइन फाई डी फाई बच जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना था। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट तो हमारा प्रूफ हो चुका है, एक बात क्लियर करता चलूँ कि डी एस से डी एस कैंसिल कैसे हुआ। ओवरऑल हमारे पास ये डी ओवर डी एस ये एक चीज़ को शो करते हैं, दो अलग अलग चीज़ नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ, ये जो 2/3 है ये और चीज़ है, यानी 2 अलहदा नंबर है, 3 अलहदा नंबर है। अब मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाता हूँ, अब इसका मतलब इसको मैं तोड़ नहीं सकता। सिमिलरली ये मेरे पास डी ओवर डी एस ये और ये दो रकमें नहीं है, बल्कि एक टर्म है जिसका नाम है डी ओवर डी एस, जो हमें बता रहा है कि हमने डेरिवेटिव लेना है एस के लिहाज से। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर की, फिर बता रहा हूँ बात करते हैं लीनियर की, उस वक्त ऐसे होता है कि आपके पास आम तौर पर जिस तरह आप दो रकूम को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं यानी सेपरेट करते हैं, जिस तरह 2/3 इज इक्वल टू x/4, तो आप 3 उधर
मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ये 4 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी आप 4 को इस रकम से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास है डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आप ऐसा कर सकते हैं, यानी इनको सेपरेट कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास हायर है पावर 2 पावर 3 यानी हायर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर ये रकम इससे कैंसिल नहीं हो गई। यानी यूँ कहूँ, अगर यहाँ पे डी स्क्वायर एस है, इधर डी एस है, तो यूँ नहीं करेंगे कि एक से एक कैंसिल कर दें बाकी एक बच जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। फिर बता देते हैं 1/d²s है और इधर ds लिखा हो, यूँ नहीं होगा कि एक कैंसिल हो जाए और एक बच जाए। यहाँ पे हमारे पास क्यों हो रहा है कैंसल आउट? चूँकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इनको सेपरेटली बिहेव करें या इकट्ठे बिहेव करें, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैंने सिंपल अल्फाज में बोल दिया कि ये कैंसिल होकर बाकी जवाब आ जाएगा, ज़्यादा लॉजिक में नहीं गए। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।